हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th की, हमारे अतीत पार्ट थर्ड। तो फ्रेंड्स, पार्ट थर्ड में जैसा कि आप सब जानते हैं कि मॉडर्न इंडिया के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। यह हम आज पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। यह चैप्टर है पांचवा चैप्टर, जिसमें हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। बहुत डिटेल्स में दिया गया है। इससे आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। यहाँ पे देखिए एक चित्र है। चित्रवन सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। नीतियां और लोग। नीतियां और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और उनके और जनता और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इस नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं थी, या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी उनका लोग किस तरह से विरोध करते थे। नवाबों की छीनती सत्ता। नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि वे कंपनी उनके पुत्र के उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। ऐसा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी। अब देखिए दूसरी बात क्या है। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उसके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। यहाँ भी उसने ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। अब आगे देखते। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तीसरी बड़ी गलती यहाँ उनकी हुई। किसान और सिपाही किस तरीके से एक तरीके से जुड़े हुए थे। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों को असंतोष की वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र पार यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसा एक उनके मन में अंधविश्वास डाल दिया गया था। 1800 जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था।
सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार जाना पड़ेगा। सारे कुछ जो नियम कानून थे सब उनके हिसाब से चल रहे थे। वह जो चाह रहे थे वह कर रहे थे और उनका कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। यह बातें सुनने के बाद अब देखिए यहाँ से सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के दशक के बाद 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी ईसाई मिशनरियों को। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। यहाँ पे देखिए एक चित्र है। उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हैं। जनता की नजर से, अब जनता की नजर से देखते हैं उस जमाने में। अब हम आगे देखते हैं 84 नियमों की सूची। यह एक रिसोर्स प्राप्त हुआ है। क्या जानकारी मिलती है, चलिए देखते हैं। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों की सूची मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे थे। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ के छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। तो इस तरीके से कहानी है। अब आगे देखते हैं। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। अब देखिए क्यों। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर तैनात तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंख के सामने ही मार डाला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया सूबेदार सीताराम को। सीताराम पांडे ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार
तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों में एक अंश इस प्रकार था। क्या लिखा था सीताराम पांडे ने? मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जों से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे, इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। इस तरीके से उन्होंने अपने संस्मरण में कुछ वाक्य लिखा। अब यहाँ पे देखिए जो स्रोत 2 था उसका कुछ भाग। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल इस्तेमाल करने का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिख कर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों को ही भ्रष्ट किया जाए। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दे दी। इन्होंने लिखा था। अब देखिए आगे, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। किस तरीके से सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया? यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी-कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित करना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। अब सैनिक विद्रोह क्या होता है? जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, उसे हम सैनिक विद्रोह कहते हैं। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की थी। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। मेरठ से दिल्ली तक। मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुनाई गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल में धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे।
लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया। इमारत को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों पर आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी तादाद में दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार जबरन महल में घुस गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़ा बहादुर शाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। ये देखिए बहादुर शाह जफर का चित्र। अंग्रेजों ने पहले पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और राजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत हुए बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलने लगेंगे। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दों पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उसका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। यही स्थिति सिपाहियों के साथ हुई, क्योंकि उनका नेतृत्व करने वाला मिल गया था। अब देखिए नाना साहेब, यह नाना साहेब का चित्र है। अब देखते बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर भी विद्रोहियों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे विरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। विरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन को नियंत्रण में ले लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यह यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। यह स्टेटमेंट उन्होंने भेजा था।
इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह यह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए थे। बरेली के सिपाही वक्त खान के लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत के मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। यहाँ पे देखिए चित्र है, यह रानी लक्ष्मीबाई है। यह रानी लक्ष्मीबाई। आगे देखते हैं यहाँ पे वीर कुंवर सिंह। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक चित्र है कि ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोही पर हमला करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले कब्जा किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए यह चित्र दिखाया गया। क्या लिखा है इसमें कि करते हुए शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज्यादा हथियार, गोले और आदि पहुंचाए गए। गाड़ियों पर लदे हुए थे, हाथी खींच रहे थे। इनकी कतार 7 मील लंबी थी। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। तात्या टोपे की स्मृति में जारी डाक टिकट। आगे देखते कंपनी का पलटवार। देखिए कंपनी किस तरीके से विद्रोहियों पर पलटवार करती है। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नई कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे देगी। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ले ली। कितना इन्होंने क्रूरता दिखाई अंग्रेजों ने। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले दो साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1857 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गईं। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं ने विद्रोहियों को उत्साह मिला था, इसी तरह विद्रोही ताकत की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया, यानी भूस्वामी को अपनी तरफ कर लिया, इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की, तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार की दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोही नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब देखिए विद्रोह के 1 साल बाद। विद्रोह के बाद 1859 के आखिरी तक
देश पर दोबारा नियंत्रण, लेकिन अब वे पहली वाले नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। पहला जो कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादातर बेहतर ढंग से संभाला। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित किया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली थी। इस तरीके से उसने कानून बनाया था। अब यहाँ पे देखिए एक चित्र है। अंग्रेज टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखें किस तरह कलाकार ने अपने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया गया, क्योंकि उनके ये जो चित्रकार थे तो उन्हीं के साइड के थे, तो जाहिर सी बात है वो अंग्रेजों को ही बहादुर दिखाएंगे। और दूसरा पॉइंट देखते हैं कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार कर ले। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी। तीसरा पॉइंट क्या है कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय गोरखा, सिख, पठानों से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चौथा बदलाव क्या था? क्योंकि इन्होंने सबक सीख लिया था 1857 की क्रांति से कि क्या नहीं करना है, क्या नीतियां बनानी है, किसको सिपाही के तौर पे नियुक्त करना है, किसको नहीं करना है। चौथा पॉइंट है, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। पांचवा पॉइंट, अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियां बनाई गई थी। अब देखिए कहां से जो इस प्रकार 1857 के बाद का एक नया चरण शुरू हुआ। यहाँ पे देखिए जो लाल वाला है वह विद्रोहियों का मुख्य केंद्र है, ब्लैक वाला विद्रोहियों के अन्य केंद्र। देखिए तो हम पहले देख लेते हैं विद्रोहियों का अन्य केंद्र कौन सा है। सियालकोट, लाहौर, मिर्जापुर, जालंधर, फिलौर, सहारनपुर, रोहतक, बुलंदशहर, अलीगढ़, मैनपुरी, फतेहगढ़, सीतापुर, नवाबगंज, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, नौगंग, सागर, जबलपुर, नागौर, नजीराबाद, नीमच, उसके बाद दीनापुर, सागर, जबलपुर, महू, नीमच, ये नौगढ़, यह सब जो है विद्रोहियों के अन्य केंद्र थे। अब देखिए विद्रोहियों के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे। मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद, यह विद्रोहियों के मुख्य केंद्र थे। यहाँ पे खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी। यहाँ पे एक कहानी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा बुक से, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर यहीं तक। अब मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।